सो मेरे ख्याल से ये पूना से थे तो और इन्होंने बताया कि फ्लैट की कॉस्ट ऑल इंक्लूसिव करीबन 22.5 लाख रुपए है, तो क्लियरली अफोर्डेबल होम सेक्टर में है। तो अब इसमें ये तो क्लियर है कि इनको जीएसटी तो जो डिफरेंस है आज फिलहाल ये दे रहे थे 5.5% वैट और सर्विस टैक्स मिलाकर, वो बढ़कर 12% हो जाएगा। तो वो जो बढ़ा हुआ फिगर है वो उनको देना पड़ेगा। लेकिन इनको इनके बिल्डर को वेरी क्लियरली इनपुट क्रेडिट भी पास ऑन करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रेस रिलीज आया है कि इनपुट क्रेडिट अगर कोई भी डेवलपर पास नहीं करेगा उसके अगेंस्ट में एंटी प्रॉफिटियरिंग रेगुलेशंस जो हैं जीएसटी में वो यूज करेंगे। सिंपल शब्दों में मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो बढ़ा है ये एक्चुअली बढ़ा नहीं है, ये एक्चुअली घटा है, क्योंकि बिल्डर को जो इनपुट क्रेडिट मिलेगा उससे इम्पैक्ट उसका कम होगा, न कि ज्यादा होगा। और ये उन्होंने मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये क्रेडिट उनको पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये जब वो जो अविनाश जी को जब ज्यादा भरने की टाइम आएगी उस समय वो डेवलपर से पूछें कि मुझे इनपुट क्रेडिट आप कितना दे रहे हैं। अगर वो इनपुट क्रेडिट नहीं देते हैं तो उनको कंप्लेंट करना चाहिए और उनको अवश्य रिलीफ मिलेगा। ये बहुत बड़ा इशू है, ये अंडर द कारपेट जाना पॉसिबल नहीं है और एज एन इंडस्ट्री इसका सोल्यूशन निकलेगा केस बाय केस। अगर कोई बिल्डर इसको जो भी बड़े बिल्डर्स हैं सबने अनाउंस कर दिया है कि वो इनपुट क्रेडिट देंगे, उसकी मोडालिटीज अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन नेट नेट इनको ज्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए ऐसा अंदेशा है। तो पहले आप एक्साइज वैट ये तमाम टैक्सेस पे करते थे, अब 12% की दर से आपको टैक्स लगेगा क्योंकि। लेकिन हर्ष सर, इनकी जो प्रॉपर्टी है जो इन्होंने बताई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आती है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और बाकी चीजें उन पर पे क्या अलग कोई दर है टैक्स की? तो उन पे जब डेवलपर स्टील खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, तो उसे जीएसटी लग के वो स्टील और सीमेंट आएगा। पहले उसे उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, जब वो 5.5 और 4.5 और 1% जो देता था उस पे उसको क्रेडिट नहीं मिलता था। अब उसको कंप्लीट क्रेडिट मिलेगा। तो अफोर्डेबल हाउस में चूंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मात्रा जो है वो हाई होता है लैंड कॉस्ट के बनिस्बत, तो उसको जीएसटी की जो इनपुट क्रेडिट मिलेगी वो हाई मिलेगी। एटलीस्ट ये मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है। और उस वर्किंग के बाद उनका ये मानना है कि इफेक्टिवली आपके भाव कम हो सकते हैं न कि ज्यादा, ये उनका मानना है। अब एग्जैक्टली कैसे होगा वो समय बताएगा। इसमें थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। नेट डेवलपर को पास ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यानी जो कॉस्ट आपको पहले दिखाई नहीं दे रही थी वो अब जीएसटी के फॉर्म में आपको पता है कि फिक्स 12% के दर से आपको ये भरना होगा। तो फिलहाल जो डिफरेंस पेमेंट है वो आपको करनी होगी। व्हाट्सएप के जरिए कई दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और बड़ा आसान है हमसे जुड़ना। 78400 और 254 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जी बिजनेस खुद आपको कॉल करेगा, आपके सवाल को लेगा। इस वक्त फोन लाइन पर सूरज है हैदराबाद से। सूरज, गुड इवनिंग। आपने सवाल भेजा था, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ हैदराबाद। हेलो जी सूरज, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इससे पहले कहीं कोई निवेश किया है आपने? नहीं मैम, इससे पहले मैंने कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ करने का। फर्स्ट टाइम तो कुछ समय आपने कुछ सोचा है कि इतना अमाउंट आप करेंगे या फिर इतने साल के लिए आप निवेश करेंगे, ऐसा कुछ प्लान किया है? नहीं, मैं तो मैंने जितना सोचा हूँ कि मैं 4 से 5 हजार में एसआईपी के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। और अभी आप क्या करते हैं सूरज? मेरा एक किराना शॉप है मैम। अच्छा, ठीक है। तो मंथली अगर आप बता पाए आपकी जो मंथली या फिर अगर एनुअल आप बता सकते हैं कितना आप, आपने बताया 4 से 5 हजार रुपए सेव कर? मेरा मंथली इनकम है 45,000 लगभग। अच्छा, ठीक है। उसमें से 4-5 हजार आप एसआईपी में लगा सकते हैं।
एक्सपेक्ट करते हैं शायद लॉन्ग टर्म के लिए ये आप प्लान कर रहे हैं। हर्ष सर, इन्होंने थोड़ा अपने बारे में बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद की ये शॉप चलाते हैं और ये उनकी मंथली सैलरी है दैट इज क्लोज टू 40-45,000, उसमें से 4-5 हजार रुपए निकालना चाहते हैं और SIP का रूट लेना चाहते हैं, जो कि काफी अच्छा फैसला है इनका। इनके लिए किस तरह का फंड सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा कम रिस्क लें, क्या किसी बैलेंस फंड की तरफ जाएं या फिर एक लार्ज कैप फंड इनको पकड़ना चाहिए, क्या करें अभी? सूरज जी, किस उद्देश्य से आप ये पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? कोई स्पेसिफिक उद्देश्य आपके माइंड में है? अपने फ्यूचर के लिए करना चाहता हूँ। हेलो, माफ करिए, मुझे सुना नहीं, क्या कहा? मैं फ्यूचर के लिए कुछ अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, बस ऐसा फ्यूचर के लिए मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कोई अमाउंट आपने सोचा है सूरज की, कितनी रकम चाहिए होगी 5 साल 10 साल बाद, ऐसा कुछ सोचा नहीं है आपने? नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है। ठीक है। हाँ सर, यहाँ पर गोल सेट नहीं किया है, बस इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना। जैसे थोड़ी देर पहले एक और दर्शक से हम बात कर रहे थे, SIP करना चाहते हैं, अमाउंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन उस अमाउंट का कितनी रकम बनेगी, कितना कॉर्पस होगा, ये खुद से भी नहीं जानते और डिसाइड भी नहीं किया। इनके लिए कुछ टिप्स आप बताइए। तो सबसे पहले तो सूरज, इतनी यंग एज में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक चीज अगर आप करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा फलेगा फूलेगा, वो है कि पहले उद्देश्य नक्की करिए, किस चीज के लिए आप ये पैसा इस्तेमाल करेंगे। और मैं बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा है कि आप करीबन 4,000 रुपए प्रति माह जमा कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आप ये अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, समझिए 15 साल बाद आपको पैसे चाहिए। उद्देश्य करने से क्या फायदा होता है? अगर वो बच्चा आपका 15 आज की तारीख में अगर पढ़ता तो उसको अगर 10 लाख लगते, तो 15 साल बाद वो करीबन 42 लाख हो जाएंगे, अगर 10% की हम उसमें महंगाई की दर गिने तो। और 42 लाख जमा करने के लिए आपको, अगर आप इन्वेस्ट करें ऐसे जगह पर जहां पर आपको 15% का अगर रिटर्न मिलता हो, तो करीबन आपको जो है 6,200 रुपए प्रति माह जमा करने पड़ेंगे। आप 4,000 कर रहे हैं, तो कम से कम आपको अब 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता है कि 4,000 से आपका शायद उद्देश्य पूरा ना हो, तो या तो आपको वो अमाउंट बढ़ानी होगी या फिर आपको ऐसे जगह पे जाना होगा जहां पे आपको रिटर्न उससे ज्यादा मिले। अब 15% से ज्यादा रिटर्न मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आपको इसकी अमाउंट बढ़ानी होगी। सेकेंड फायदा इसमें यह है कि चूंकि आप उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो बीच में उसको रोकने की जो एक टेंडेंसी होती है वो नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपको उसको बीच में नहीं देखना चाहिए। जब आपका गोल नजदीक आ रहा हो तब उसमें आपको जो है धीरे धीरे डेट की तरफ ले जाना चाहिए। थर्ड फायदा इसमें यह है कि अगर आपको समझो आप चाहते हैं कि एकदम सेफ करें, आज अगर आप इसको फिक्स डिपॉजिट में रखें, रिकरिंग डिपॉजिट में रखें, जिसमें कि रिटर्न करीबन समझो आपको 6% अगर मिल रहा है, तो आपको करीबन 16,000 रुपए जमा करने होंगे सेम पैसे जमा करने के लिए। करीबन आपका 75% शॉर्टेज हो जाएगा। तो अब उद्देश्य से करने के जब आप करते हैं इन्वेस्टमेंट को डिसाइड, तो उसमें एक तीखापन आ जाता है, उसमें एक आपका एम सही हो जाता है, और उस पे डिसिप्लिन रखने का जो एक जो आपका रवैया है, वो उसका चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इन्वेस्ट करो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ किस टाइप में इन्वेस्ट करो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबे समय के लिए चाहिए तो आप इक्विटी में कर सकते हैं। अगर 5 या 10 साल के लिए चाहिए तो आप बैलेंस्ड फंड में कर सकते हैं, जिसमें 70% के आसपास इक्विटी होती है, 30% के आसपास डेट होता है। ठीक है। उससे कम में चाहिए तो फिर आपको और कम इक्विटी में करना चाहिए। 3 साल तक हो तो फिर खाली
डेट फंड में ही करना Right. चाहिए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए आप कि आप कितना टाइम इस रकम को लगाएंगे। अगर 5 साल से ज्यादा का आपका होराइजन है, 5 साल, 7 साल, 10 साल करेंगे तो इक्विटी फंड आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर थोड़ी 3 साल में रकम की जरूरत है तो डेट फंड की कैटेगरी आप चुन सकते हैं। इनफैक्ट कुछ फंड्स भी एक्सपर्ट ने बताए थे, अगर आप टैक्स सेविंग भी आपका पर्पस है तो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक फंड है जिस पर आप कंसिडर कर सकते हैं, और एसबीआई ब्लू चिप एक और लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसे चूज कर सकते हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो कई और फंड्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। नुपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से फोन पर। नुपेंद्र जी, गुड इवनिंग। आपने बताया आपने एसआईपी की हुई है ऑलरेडी, रिलायंस टॉप 200 फंड आपने चुना है, कोई खास वजह से चुनने की? ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हुई है शायद, लेकिन इनका सवाल व्हाट्सएप पर आया था। और रिलायंस टॉप 200 इसमें 2000 रुपए ऑलरेडी ये निवेश कर रहे हैं। एक तो इनका कंसर्न ये है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये खुद कैसे रिटर्न चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर बताते हैं शो पर कि आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है, जो फंड है, उसको मॉनिटर कीजिए, बट कई बार जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या तरीका है, ऑथेंटिक वे क्या है कि आप अपने रिटर्न्स को कैसे मॉनिटर कर पाएंगे। खैर अगर वो होते तो मैं उनसे पूछता आगे इनकी आप क्यों कर रहे हैं। तो रिटर्न बार बार चेक करने से, अगर आपका ध्येय कोई पर्टिकुलर गोल है तो रिटर्न बीच में चेक करने से कोई बहुत भयंकर आपको फायदा नहीं होता। इनफैक्ट भटकने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा चेक करना भी हम हानिकारक है। बीच बीच में कम से कम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप चेक कर सकते हैं। उससे ज्यादा चेक करना मेरे ख्याल से एक आम इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। कहाँ कर सकते हैं? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, क्रिजिल की वेबसाइट है, कई वेबसाइट्स है जहां पर आप जो है रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। रिलायंस टॉप 200 कैसा है? अच्छा स्कीम है, रिटर्न्स हैव बीन गुड, लार्ज कैप फंड है। आपके लिए अच्छा है कि नहीं ये तो डिपेंड करेगा कि आपने किस उद्देश्य से किया है, कब आपको पैसे चाहिए। ठीक है। सिर्फ अगर फंड को देखें, लार्ज कैप फंड है, अपनी कैटेगरी में अच्छा फंड है। ठीक है। रिलायंस टॉप 200 टॉप होल्डिंग्स आपको बता दें क्विकली कि फिलहाल सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज में एक्सपोजर है, तो आईटीसी, एसबीआई, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज है। रिटेल और एफएमसीजी कह सकते हैं सभी मिला जुला एक्सपोजर इसके अंदर रखती है। पिछले 5 साल में करीब करीब 18.5% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। वहीं अगर 2007 में लॉन्च हुआ था, अगर पिछले 10 साल का रिटर्न देखें तो 11.5% के आसपास है। तो खैर ये डिपेंड करेगा आप कितने समय के लिए इसमें आपने एंट्री ली है, कितना टाइम इसमें रख सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स हैं। हालांकि एक क्विक रिव्यू हमने लिया इस पर्टिकुलर फंड का और एक्सपर्ट की तरफ से राय है कि अच्छा फंड है, कंटिन्यू कर सकते हैं। इतने सवाल शामिल करेंगे। शुक्रिया सर, आपका समय निकाला आपने और बातचीत की, सभी क्वेरीज का आंसर किया। आज के मनी ग्रुप Q&A स्पेशल में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।